दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है लॉकडाउन के अंतर्गत आप इस जो भी समय है, जो भी परिस्थितियां हैं, उनका सही तरीके से उपयोग कर रहे होंगे। और मैं भगवान से यही आशा करता हूं कि इस समय का आप सही उपयोग करें और इसमें मैं भी आपका हमेशा साथ देता रहूँगा। इसी श्रृंखला में अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ RTE एक्ट 2009 के जितने भी संभावित प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो अब ये तय करेगा कि कितना समय लगता है इन प्रश्न को हल करने में। तो अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय का नुकसान न हो आपका। तो देखिए पहला प्रश्न, RTE एक्ट के अनुसार RTE एक्ट के अनुसार अध्यापकों द्वारा कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाता है, कौन सी ड्यूटीज नहीं है। तो शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का निर्माण करना, एक बार इस पर रुक जाएं यहाँ पे, क्योंकि ये शिक्षक का दायित्व नहीं होता है। माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक करना, बिल्कुल सही है। बच्चे के बारे में फीडबैक देने का जो काम है, फीडबैक देने का जो काम है वो शिक्षक का होता है। ये दायित्व है कि हर अभिभावक को ये जानने का हक है कि उसके बच्चे का किस प्रकार से शैक्षणिक कार्य चल रहा है। इसके लिए माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक करने का दायित्व है, ये बिल्कुल शिक्षक का दायित्व है। विनिर्दिष्ट समय में, मतलब जितना समय दिया गया है उसके अंतर्गत संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, बिल्कुल ये शैक्षिक धारा 24 के अनुसार, RTE एक्ट की धारा 24 के अनुसार संपूर्ण सिलेबस समय में करना ये शिक्षक का नैतिक दायित्व माना जाता है, नैतिक दायित्व माना जाता है। तो ये भी हो गया। फिर है प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन करना। देखिए CCE अगर हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो उसके अंतर्गत प्रत्येक बालक के सीखने की दर अलग अलग होती है। सीखने की दर क्या होती है? अलग अलग होती है। ध्यान दें, CCE क्या कहता है कि प्रत्येक बालक सीखने की अलग अलग दर गति से सीखता है। और अगर अलग अलग गति से सीखता है तो अगर शिक्षक को ये नहीं पता होगा कि उसके जो बालक है वो किस गति से सीख रहा है, तो तब तक वह उसको सही तरीके से शिक्षण नहीं करवा सकता। तो पेडागोजी का एक रूल है कि अगर बालक व्यक्तिगत विभिन्नताओं का धनी है तो बच्चे को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही, उसकी अधिगम क्षमता के अनुसार ही उसे सिखाना जाना चाहिए। अतः एक शिक्षक का एक नैतिक दायित्व है कि प्रत्येक बालक की शिक्षण की गति को वह पहले समझे और उसको उसी गति के अनुसार सिखाने का प्रयास करें। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत भी बालक को सीखने की अधिगम की क्षमता का आकलन शिक्षक को करना पड़ेगा। इसलिए ये भी होगा। तो दोस्तों एक विशेष ध्यान रखें यहाँ पे कि ये जो अब आपके सामने एनालिसिस हुआ कि ये तीनों तो क्या हैं, शिक्षक की उत्तरदायित्व हैं, तो ये नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? A इज द राइट आंसर। उसके बाद अगर बात करें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश पात्र प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार उसका हकदार कब तक होगा? सबसे पहला बात ये कि हकदार कब होगा और किसके अनुसार होगा। भाई RTE एक्ट का टॉपिक चल रहा है तो ये लो RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्रवेश प्राप्त बालक को प्रारंभिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। सरकारी विद्यालयों, सरकारी इसके ऑप्शंस देखते हैं अपन। सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक। देखिए ये भी होता है आपका, ये भी होता है, ये भी होता है, ओके। और ये भी होगा, ये भी होगा सभी प्रकार के विद्यालयों में। गैर सरकारी 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी, यस, UNO चार्टर
अगर विशिष्ट श्रेणी के बालक हैं, विशिष्ट श्रेणी के बालक हैं, उन्हें 18 वर्ष तक अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार देता है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा मोर करेक्ट आंसर होगा। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार उसको कब तक होगा? 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर तीसरे सवाल पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्य के अनुसार केंद्रीय सरकार का दायित्व होगा कि केंद्रीय सरकार का क्या दायित्व होगा। तो अगर केंद्रीय सरकार के दायित्व की अपन बात करें कि उसका क्या दायित्व होना चाहिए, तो अध्यापकों को प्रशिक्षण देना। ये अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का जो काम है वो आपका करती है जिला स्तर पर डाइट, राज्य स्तर पर SIERT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आसपास पड़ोस के विद्यालयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करना, आधारभूत ढांचा प्रदान करना। तो देखिए, केंद्रीय सरकार का ये काम नहीं है। डाइट राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगी, आस पड़ोस के विद्यालयों उपलब्धता ये राज्य सरकार, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानक विकसित करना, ये जो मुख्य काम है मानक विकसित करने वाला, ये NCERT की गाइडलाइन के अनुसार SIERT व IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, ये दो संस्थाएं हैं जो शिक्षकों के प्रशिक्षण की मानक और नियमावलियों का विकास करती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करना, ये केंद्र सरकार के द्वारा उत्तरदायित्व होगा। बाकी ये सारे आधारभूत ढांचा प्रदान करना ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, और अध्यापकों को प्रशिक्षण करना ये भी स्टेट गवर्नमेंट का काम है। उसके बाद आस पड़ोस के विद्यालयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना भी स्टेट गवर्नमेंट का ही काम माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जो प्रश्न संख्या अगर 4 की बात करें कि प्रश्न संख्या 4 में क्या अपन कर सकते हैं, इसको देखिए। शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करना की आवश्यकता, क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों की शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करती थी। बालकों को दिए गए मूल अधिकार की अगर बात करें, क्यों लागू करना आवश्यक था, तो इसकी अगर बात करते हैं तो देखो, धारा 45 में तो घोषणा ही की गई थी कि 1 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये तो करती है अनुच्छेद 45 भाग 4। उसके बाद बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाना। बालकों की शिक्षा के संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए, क्योंकि राज्य के, देखिए विशेष बात यह है, मूल अधिकार बनाने की बात आएगी तो ये आपकी 1 दिसंबर 2002 की हम बात करें, जहां पर अनुच्छेद 21 के भाग 3 के अनुसार शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था। तो मौलिक अधिकार तो 2002 में ही घोषित हो गया अनुच्छेद 21 के अनुसार। तो ये भी नहीं होगा, ये 2002 की बात है, क्योंकि भारतीय ये भी 1945 में, 1947 में हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। राज्य के लिए नीति निर्देशक उन्हें लागू नहीं किया सकते, तो राज्य का काम है। बालकों की शिक्षा को दिए गए मूल अधिकार को अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए RTE एक्ट लागू करना आवश्यक था। हुआ ये कि जब आपने शिक्षा के मूल अधिकार को लागू किया, अब प्रत्येक बच्चे के पास में यह अधिकार था कि वह शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन किसी बच्चे को आप दबाव के साथ में शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसका मूल अधिकार का हनन हो जाएगा।
तो कानून विदों ने इस बात की अनुशंसा की कि अगर इस शिक्षा के मौलिक अधिकार को कानून के रूप में बदल दिया जाए तो बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जा सकती है। तो शिक्षा के मौलिक अधिकार को अनिवार्यता लागू करने के लिए मूल अधिकार को आरटीई एक्ट के अनुसार लागू करने की सिफारिश की गई, इसलिए इस बात का ये करना क्या था, आवश्यक था। जी दोस्तों, उसके बाद देखिए जो प्रश्न संख्या आपकी जो नेक्स्ट क्या है उसमें देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया लोकसभा के द्वारा, बिल्कुल लोकसभा के द्वारा किया गया। कब किया गया? 4 अगस्त 2009 को। राज्यसभा के द्वारा 20 जुलाई 2009 को। भारत की संसद के द्वारा अब ये लोग 26 अगस्त को हस्ताक्षर हो गए थे, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका ये भी है भारत की संसद के द्वारा। तो तीनों में से सही मोर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की संसद के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य प्रति घंटे कितना है? तो दोस्तों न्यूनतम कार्य मैंने आपको पहले क्लास के अंदर बताया था, 45 घंटे शिक्षण कार्य 45 घंटे शिक्षण कार्य जरूरी है। ये सीधा फैक्ट का क्वेश्चन है। अगर बात करें अपन सवाल नंबर 3 की, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में 7 की प्रबंधन समिति विद्यार्थियों के माता पिता के अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 20%? जी नहीं, 20% नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, 20% नहीं होगी, ये नहीं होती है। 75% मैंने आपको बताया था, 3/4 भाग होगी। 60% नहीं होती। 50% की अगर बात करें तो ये महिला सदस्य संख्या होती है, महिला सदस्य संख्या कहलाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम अध्यापक न्यूनतम कार्य प्रति घंटा, जी न्यूनतम कार्य प्रति घंटा आप अगर अनुसूची को ध्यान से आपने पढ़ा हो तो 45 घंटे 45 शिक्षण एवं तैयारी अवकाश के घंटे। अगर आप इस पे जाएंगे तो इसमें तैयारी अवकाश नहीं दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 गुणा 4 24 घंटे ही स्कूल में शिक्षण होता है, प्लस 21 घंटे टोटल। ये जो 21 घंटे है ये उस बच्चे का तैयारी अवकाश है, तैयारी अवकाश है, जी तैयारी अवकाश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 शिक्षण एवं तैयारी अवकाश के घंटे। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या अगर 9 की बात करते हैं अपन कि भी प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत क्या बताया है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर, मतलब प्राथमिक स्तर की बात करें तो ये हो गया आपका प्राइमरी स्कूल। कौन सा स्कूल हो गया? प्राइमरी स्कूल हो गया। और प्राइमरी स्कूल की बात करें तो ये आपका कक्षा 1 PS हो गया। 200 छात्रों में शिक्षकों की संख्या होगी, तो मैंने आपको सीधा बता रखा है 5, क्योंकि अधिकतम बच्चे कितने? 200, शिक्षक कितने? 5। तो ये अनुपात भी निकाल सकते हो, 40:1। दोस्तों अगर बात करें शैक्षिक प्रशासन की कि कुल कितने शैक्षिक प्रशासन हेतु शिक्षकों की आवश्यकता होगी, तो इसमें दोस्तों संख्या हो जाएगी 5 + 1 बराबर कुल 6। शैक्षिक प्रशासन हेतु संचालन के लिए कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? 6 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। लेकिन सिर्फ शिक्षण हेतु कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? 5 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 10। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29A के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्रदाय संस्था है। तो याद रखिए दोस्तों, RTE एक्ट 2009 की धारा 29A यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित है, और राजस्थान के अंदर RTE प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, SIERT।
SIRT का गठन 1978 11 नवंबर को किया गया था प्रोफेसर RC मेहरोत्रा की समिति के अनुसार। ये मैंने आपको उसमें बताया था। तो इसमें आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करता है। सर्व शिक्षा अभियान ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये आपकी रमसा की फुल फॉर्म है। अब न तो ये है न ये है, इन दोनों के स्थान पर समसा का निर्माण किया जा चुका है। तो आपका सवाल का जवाब हो जाएगा SIERT। ओके दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर अपन चलते हैं ऊपर की ओर, प्रश्न संख्या अगर 11 की बात करें, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाल शिक्षा अधिनियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख जो आपके सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक होते हैं, ये प्रारंभिक शिक्षा परिषद, क्योंकि राजस्थान में SSA की नोडल एजेंसी के रूप में EEC एलिमेंट्री एजुकेशन काउंसिल काम करती है, प्रारंभिक शिक्षा परिषद काम करती है। तो प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख कौन होंगे? सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक या कमिश्नर। और ये बात राजस्थान की चल रही है। जी जनाब, राजस्थान की चल रही है। प्रश्न संख्या अगर 12 को देखें, राज्य में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू करने की दृष्टि से जिन नियमों का प्रथमतः निर्माण किया गया उनका शीर्षक था। अब देखिए दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, यहाँ पर शब्द अधिनियम नहीं है जी। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009, ये नहीं होगा। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, और यहाँ दोस्तों आपको एक करेक्शन करना है, ये 2011 रखा गया था। हालांकि याद रखिए, ये अधिनियम 2009 अधिनियम 2010 में संशोधन था, इसलिए काफ़ी सारी जगह पर इसको अधिनियम 2010 भी सही माना गया है, लेकिन आपको यहाँ पर 2011 ही याद रखना है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम, यहाँ पर अधिकार शब्द को हटा दिया है, ये नहीं होगा। ये प्रथम संशोधन के नाम से जाना जाता है, प्रथम संशोधन है ये नियमावली 2000। अधिनियम तो आएगा ही नहीं, क्योंकि राजस्थान की संसद को अधिनियम बनाने का अधिकार नहीं है। तो ये आपके सामने हो गया राइट ऑप्शन, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ये भी गलत, ये भी गलत। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 13 की, निःशुल्क एवं RT एक्ट के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य में निम्न से कौन सम्मिलित नहीं होते? विद्यालय का एक शिक्षक होता है, बिल्कुल होता है। क्षेत्र का VEO, ये नहीं होता। विद्यालय का प्रधानाध्यापक, ये समिति का सचिव होता है। स्थानीय निकाय का चुनाव एक सदस्य, बिल्कुल होता है। स्थानीय सदस्य बिल्कुल शामिल होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और सही उत्तर आपका हो जाएगा क्षेत्र का VEO बैठक में शामिल नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधान अनुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण की सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। इनका एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। कक्षावार नामांकन के अनुमान ये होता है। अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या बिल्कुल होता है। वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, बैंक खातों के अभिलेख, बैंक खातों के अभिलेख जरूरत नहीं होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। तो अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा विशेष रूप से देखें कि ये विद्यालय विकास जो योजना है, SMC की जो बैठक है, ये वाली चीज़ें ये भी करेगी, ये भी करेगी,
प्लानिंग भी करेगी, लेकिन बैंक खातों के अभिलेख की कोई उसके पास में डिटेल नहीं रहेगी। आपका उत्तर हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 की अगर बात करें, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आर्टिकल 2 के अनुसार निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत के पहली कक्षा में प्रवेश होने चाहिए। ये सीधा उत्तर है, आपके पास उत्तर क्या जाएगा 25%। ये मैंने आपको करवा दिया है। ये 25% की बात आपकी आरटी एक्ट की धारा 12 के अनुसार है, धारा 12 के अनुसार है। उसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा से कक्षा तक की कक्षा प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8 तक की, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, प्रारंभिक कक्षा में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षाओं की शिक्षा दी जाती है। ये HM एग्ज़ाम 2018, HM एग्ज़ाम 2018 में सीधा सवाल पूछा गया है। माताओं के लिए बाल्य देखभाल अवकाश की घोषणा उन माताओं को दे है जिनके बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उम्र कितनी होनी चाहिए, अगर इसकी अगर हम बात करें तो आप देखिए, ये बात है कि बाल्य देखभाल हेतु, बच्चों की देखभाल हेतु ये आपको दी जाती है चाइल्ड इसकी बात करें दोस्तों तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकली सीखना पड़ेगा मुझे भी। CCL की बात कर रहा है वह, और CCL में जिन बच्चों की उम्र 18 वर्ष तक होती है उन माताओं को 730 दिन का सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। वे माताएं जिनके बच्चों की उम्र 18 वर्ष तक है, वो बच्चों के पालन पोषण हेतु 18 वर्ष की अवधि के दौरान कभी भी 2 साल का एक साथ या टुकड़ों में सवैतनिक अवकाश ले सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एक 10 वर्ष के आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया, किसी कक्षा में प्रवेश अगर वो लेगा, तो अब दोस्तों देखिए कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, और वो 10 वर्ष का है, तो वो 1, 2, 3, 4 और ये 5, कक्षा 5 में उसको प्रवेश दिया जाएगा। ये उसका आयु वर्ग है। कक्षा 6 में 1 वर्ष का वो चला गया, साथ में 2, 9, ठीक है, तो एक एक आप इसको हटा दो, ये हटा दिए, तो 10 वर्ष का होगा तो उसको किस कक्षा में प्रवेश लेने का हक है, कक्षा 5 में उसको प्रवेश पाने का हक है। ये इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर बात प्रश्न संख्या 19 की करें अपन, कि भाई प्रश्न संख्या 19 में क्या आएगा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट के अंतर्गत कितने वर्ष की निःशुल्क एवं अनिवार्य विद्यालय शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। तो दोस्तों ये आपको वर्ष पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था आरटीई एक्ट की धारा 12 में बताया था। इसके साथ साथ 6 से 14 वर्ष की उम्र 8 वर्ष की शिक्षा आरटीई एक्ट की धारा 3 के अनुसार बालक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का हकदार होगा। ये चीज़ हमने चर्चा की थी अपनी मेन क्लास के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये क्या प्रश्न संख्या नेक्स्ट आरटीई की धारा 27 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक है तो शिक्षण के अतिरिक्त जो कार्य निहित हैं वो एक को छोड़कर कौन सा नहीं है, एक को छोड़कर कौन सा नहीं है उसको देखिए। 10 वर्षीय जनगणना बिल्कुल है, ये धारा 27 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, धारा 27 की बात कर रहे हैं, जिसमें एक शिक्षक 3 राष्ट्रीय महत्व के कार्य संपन्न करेगा, जिसमें ये आपकी आ गई जनगणना, ये आ गए आपदा प्रबंधन, ये आ गया आपको
पल्स पोलियो अभियान बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं लगेगी। तीनों मुख्य चुनाव के निर्वाचन कार्य करेगा। तो आप विशेष ध्यान दें कि ये करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये नहीं करता, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सी। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रश्न संख्या राज्य में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की दृष्टि से जिन नियमों को प्रथमतः निर्माण किया गया, ये दोस्तों सही उत्तर आ गया है। ये अपना पहले सवाल एक बार वो हो गया था, रिपीट मैंने कहा भी था, तो ये आपका उत्तर अधिनियम 2011 के नाम से जाना गया, उसमें थोड़ा सा करेक्शन हो गया था। अब अगर बात करें शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में, सत्य कथन है, सत्य कथन की बात करते हैं। शिक्षा अधिकार लागू होने की तारीख भी होगी जो केंद्र सरकार राजपत्र में लिखेगी, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा अधिकार को लागू करने की तारीख 1 अप्रैल 2010 होगी, बिल्कुल सही है। शिक्षा अधिकार के लागू होने की तारीख का उल्लेख धारा 1 में किया गया, बिल्कुल किया गया है जनाब, और ये आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका डी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 2 में प्रयुक्त शब्दावली के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है जी? कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगर उसकी बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा है, बिल्कुल सही बात है। दुर्बल वर्ग का बालक का अर्थ समुचित सरकार द्वारा घोषित आय की न्यूनतम सीमा से कम आय वाले बालक। दुर्बल वर्ग का बालक का अर्थ समुचित सरकार द्वारा घोषित 1 लाख की आय से कम वाले बालक। संरक्षक शब्द का अर्थ है, देखिए ये बिल्कुल सही है, न्यूनतम सीमा से आय वाले कम, ये भी बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन आपका क्या है? दुर्बल वर्ग बालक का अर्थ है समुचित सरकार द्वारा घोषित 1 लाख की आय से कम आय वाले माता पिता या न्यूनतम सीमा से कम आय वाले माता पिता को इसमें शामिल किया गया है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, न तो ये होगा, न ये होगा, न ये होगा। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को किस धारा के तहत 14 बच्चों को निःशुल्क, ये बिल्कुल साफ साफ आपको फैक्ट बता रखा है मैंने, धारा 3 निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में वह किसका दायित्व है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बात आएगी, इसका नेक्स्ट जो वीडियो आपको दोस्तों मिलेगा वो NCF 2005 का मिलेगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को निर्माण करने का काम करती है मानव संसाधन मंत्रालय, और मानव संसाधन मंत्रालय काम करता है किसके अधीन? केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 26 की बात करें, प्रत्येक बच्चे के माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि उसके बच्चे स्कूल में प्रवेश लें और नियमित रूप से स्कूल जाएं। तो ये भारतीय माता पिता, ये सीधा सवाल आ गया। ये तो सीधे सवाल की अगर बात करें, इसका मतलब फैक्ट का सवाल है, तथ्यात्मक सवाल है। और मैंने आपको धारा 10 के अंतर्गत बताया था माफ़ कीजिएगा कि माता पिता के दायित्वों का उल्लेख धारा 10 में किया गया है। इसमें वित्तीय अनुपात दिया गया है 60:40। धारा 9 के अंदर स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व है। धारा 6 के अंतर्गत समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार स्कूल की स्थापना का जिक्र है। तो धारा 10 के अंदर किसका दिया गया है? भारतीय माता पिता के दायित्वों का उल्लेख है साहब कि वह अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किया गया, ये बिल्कुल ये रिपीट हो गया, माफ़ कीजिएगा। भारत की संसद के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे की संख्या है 42। और उसके बाद अगर हम बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम मूल अधिकार का घटक है। समानता का अधिकार जी नहीं, ये भी नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है, समानता के विरुद्ध अधिकार भी नहीं है। संस्कृति
ये सीधा सवाल है स्वतंत्रता का। प्रत्येक बच्चे को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने अधिकारों के अनुसार शिक्षा को कहीं से भी प्राप्त कर सके। यद्यपि मैं देखिए पॉलिटिकल साइंस का टीचर नहीं हूँ, तो मुझे इसका इतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। एक तथ्यात्मक सवाल है, आप इसको याद रखें। निःशुल्क अनिवार्य है, प्रश्न संख्या 30 की बात करें। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक विकार विधेयक 2009 में शामिल है। बाल शिक्षा अधिकार, ये यहाँ पर विकार ही आ गया। ये यहाँ शब्द आप दोस्तों अधिकार शब्द समझना, अधिकार है, ये विकार नहीं है। तो इसमें सब 7 अध्याय व 38 धाराएं हैं। ये आपका सवाल हो जाएगा, इसको बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ये सवाल पूछा जा सकता है। फिर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 में प्रावधान है, किसी बालक को फेल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही है। किसी बालक को विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा, किसी बालक को विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा। कथन केवल एक सही है, कथन 1 व 2 सही है, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये गलत हो गया, ये भी सही है। तो आपका सवाल का उत्तर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। जी दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो भी प्रश्न है उसकी अगर बात करें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता की न्यूनतम संख्या निर्दिष्ट है। तो ये दोस्तों न्यूनतम संख्या की अगर बात आए तो आप याद रखें, ये माता पिता की 75% संख्या निर्दिष्ट दी गई है। उसके बाद अगर बात करें निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक 2009 को किस धारा के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी बालक को बोर्ड परीक्षा में बैठना आवश्यक नहीं है। जी दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में बैठना आवश्यक नहीं है, धारा 30 के अनुसार आवश्यक नहीं है, इस बात की याद रखें आप। अब इस पर थोड़ी सी मैं आपको चर्चा करूं कि धारा 30 के अनुसार किसी भी बालक को कक्षा 1 से लेकर 8 तक बोर्ड परीक्षा में बैठना निरुद्ध किया गया है, निरुद्ध किया गया है। जी, आपने जो 2016-17 से जो कक्षा 8वीं बोर्ड के नाम सुना है, आपने 8वीं बोर्ड का नाम सुना है दोस्तों, वह 8वीं बोर्ड आप वीडियो में देखना, धारा 30 मैंने पढ़ाई है तो उसमें क्या लिखा है, मैंने आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें क्या लिखा है। तो 8वीं बोर्ड परीक्षा नहीं है, वह प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा है दोस्तों, ये विशेष याद रखिए आप, प्रमाण पत्र परीक्षा है। ये कक्षा धारा 30 के अनुसार विवरण है। उसके बाद देखिए दोस्तों, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की कल्पना किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में की जाती है। तो निःशुल्क और अनिवार्य सबको मिले दोस्तों, तो ये प्रजातांत्रिक प्रशासन की बात हो रही है, जहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा हो तथा शिक्षक समन्वय के साथ में बच्चों के साथ काम करे। आंतरिक वैश्विक प्रशासन नहीं काम करेगा, बिल्कुल इंटरनल एजुकेशनल प्रोसेस नहीं आएगी। वन कल्याणकारी जी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है, ओके। प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन, बिल्कुल ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ये आपके सामने रखा जाएगा। जी, उसके बाद अगर दोस्तों बात करें आरटी बिल 2000 सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया, तो दोस्तों ये फैक्ट का सवाल है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद अगर बात करें आपकी आरटी एक्ट 2009 की अधिसूचना कब जारी की गई, तो आरटी एक्ट 2009 की अधिसूचना 27 अगस्त 2009 को
जब 26 अगस्त 2009 को प्रतिभा पाटिल हस्ताक्षर कर देती हैं तो इसको प्रभावी मान लिया गया। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, महामहिम राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा पाटिल हस्ताक्षर करती हैं 26 अगस्त को, तो ये 27 अगस्त 2009 यहाँ से उसको अधिसूचित किया गया पूरे देश के लिए। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में RTE 2009 लागू किया गया, किस राज्य को छोड़कर? तो ये तो सवाल आप आसानी से कर लोगे, जम्मू कश्मीर राज्य को। परिणाम किसका है? संविधान संशोधन 86 का बिल्कुल है। अनुच्छेद 21 क को लागू करने का बिल्कुल है, ये मूल अधिकार से संबंधित बात है और ये भी मूल अधिकार से संबंधित बात है। शिक्षा सबके लिए, ये भी अनुच्छेद 21 में कहा गया था। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। जी, उसके बाद बात करें, RT एक्ट 2009 से संबंधित नहीं है, तो 2009 से संबंधित नहीं है। इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। ये दोस्तों माफ कीजिएगा, यहाँ पर 38 शब्द है, ये विशेष ध्यान रखिएगा ऑप्शन में। 1 अप्रैल 2011 को लागू बिल्कुल हुआ था, 1 अप्रैल 2011 को संबंधित नहीं है। ओके, माफ करना, मैंने ही ढंग से नहीं पढ़ा, संबंधित नहीं है। 7 अध्याय 3 धाराएं 1 अप्रैल 2000, ओके, ये नहीं लागू हुआ, इसको ये है, इसमें भी है और ये भी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2011। 2011 की बजाय यहाँ पर लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ये लो दोस्तों, 2010 को। RT एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालयों के प्रकार नहीं है। सरकारी विद्यालय होते हैं, निजी विद्यालय भी, खास श्रेणी के विद्यालय, पब्लिक विद्यालय इसके अंदर शामिल नहीं है। राज्य, तो आपका उत्तर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये डी इज द राइट आंसर। राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 कब बना? 2005 में बना, तो इसका भी हो गया, इसका भी होगा। RT एक्ट 2009 के कौन से अध्याय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों देखो, एक सेकंड दीजिए मुझे, ये देखो, ये हो गया आपका करना भाई थोड़ा सा, ओके। बात अगर आती है RTE एक्ट जी, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है धारा 3 में। और देखिए अध्याय 1 में है धारा 1 व 2, 3, 4, 5 ये धाराएं हैं अध्याय 2 में। अध्याय 3 में है 6 से लेकर 11 तक अध्याय धाराएं, और इसके अंदर हैं 12 से लेकर 28 तक धाराएं। अब आपका सवाल आ जाएगा धारा 3 किसके अंतर्गत है? अध्याय 2 में। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, अध्याय 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद करें RTE एक्ट 6 से 14 वर्ष के बच्चों की उम्र के आधार पर प्रयोजित है। इसका उल्लेख है सेम वही सवाल, ये लो धारा 2, क्योंकि निःशुल्क बच्चों को प्रवेश दिया जाए तो ये धारा 3 में है। और धारा 3 अगर आपको ढंग से आप पहले वाले सबसे पहले सेकंड वीडियो को आप देखोगे तो इसको मैंने समझा रखा है धारा 2 को, क्योंकि धारा 2 में धारा एक सेकंड माफ़ कीजिएगा,
धारा 3 में है, 2 में भी नहीं है। धारा 2 में शब्दावलियों का उल्लेख है। धारा 3 में प्रवेश दिया जाएगा, ये 3 में है। धारा 4 में शिक्षा की मुख्य धारा दी गई है और धारा 5 में विद्यालय स्थानांतरण दिया गया है। विद्यालय स्थानांतरण दिया गया है। दोबारा समझिए दोस्तों इस सवाल को, मैं थोड़ा सा ऊपर वाले सवाल से भ्रमित हो गया था। आरटी एक्ट के ऊपर वाले में अध्याय पूछा, नीचे वाले में धारा पूछी है, कौन सी धारा में है। तो धारा 2 के अंदर शब्दावली है, धारा 3 के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलने का अधिकार होगा। ये धारा 4 में मुख्य धारा को जोड़ने की बात कही गई है और धारा 5 में विद्यालय स्थानांतरण की बात कही गई है। उसके बाद अगर बात करें प्रश्न संख्या 44 की अगर बात करें, आरटी एक्ट की धारा 4 के अनुसार यदि कोई बालक 13 वर्ष की उम्र का है और उसे प्रवेश दिया जाए तो हाँ, तो कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? जी, उसको कक्षा 8 में प्रवेश दिया जाएगा। याद रखिएगा आप गणित लगा लेना अपना, कक्षा 8 में प्रवेश दिया जाएगा। लागू होने के 3 वर्ष के अंदर ऐसे संस्थानों पर स्कूल खोले जाए जहाँ कोई स्कूल नहीं है, इससे संबंधित तथ्य नहीं है। 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल हो, 2 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल हो, 6 से 11 वर्ष के बच्चों की संख्या 20 होने पर, 5वीं में 20 होने पर इसे यूपीएस खोला जाए। संबंधित तथ्य नहीं है, ध्यान से समझें। 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल होगा, 2 किलोमीटर के दायरे में ये भी होगा, 6 से 11 वर्ष के बच्चों की संख्या ये भी होगा, 5वीं में 20 बच्चे, ये कोई यूपीएस खोला जाए ऐसा कोई विशेष तथ्य संबंधित आरटी एक्ट में नहीं दिया गया। आंगनबाड़ी बालवाड़ी 6 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए खोले जाएंगे, उसका उल्लेख है। तो आंगनबाड़ी मैंने आपको धारा 11 पढ़ाई थी, तब मैंने आपको साफ साफ बताया था कि आंगनबाड़ी का उल्लेख बचपन की देखभाल, चाइल्डहुड केयरिंग धारा 11 से संबंधित है। बचपन की देखभाल ये धारा 11 में है, धारा 11 के अंतर्गत दी गई है, इसका विशेष ध्यान रखें आप। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट सवाल की, 25% बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकारें करेंगी, इसका उल्लेख किया गया है। जी दोस्तों, %25 बालकों को फीस का पुनर्भरण समुचित सरकारें करेंगी, इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों देखिए, इसको आप धारा 12 में 25% बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, ये कहा गया है। धारा 12(2) के अंदर पूर्ण पुनर्भरण राशि की बात कही गई है, तो आपका उत्तर हो जाएगा धारा 12(2). 25 क में छात्र शिक्षक अनुपात दिए गए हैं, 25 क में छात्र शिक्षक अनुपात का आर्थिक विधि व्यवस्था को दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 48, किसी बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से पढ़ाया नहीं किया जाए, इसके लिए ऐसा करने पर शिक्षक को कौन सी कार्रवाई होगी? आचरण के विरुद्ध, इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, आचरण के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं है, वित्तीय कार्रवाई नहीं होती है। पहले अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद उस पर आगे के प्रावधान तय किए जाएंगे। और ये अनुशासनात्मक कार्रवाई धारा 36 के अनुसार होगी। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है धारा 36 में क्या है। विद्यालय की विकास योजना एसएमसी द्वारा तैयार की गई, इसका उल्लेख है। जी, विद्यालय की विकास योजना एसएमसी द्वारा तैयार की जाएगी, इसका उल्लेख है। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको इसको समझा दूँ। अगर विद्यालय की एसएमसी की बात करें तो इसमें 16 सदस्य होते हैं और इसको धारा 21 क के तहत, एसएमसी को धारा 21 क के तहत बनाया जाता है। इसका दायित्व क्या है? इसका दायित्व है विद्यालय की विकास योजना का निर्माण कर। किसका दायित्व है? एसएमसी का दायित्व। तो एसएमसी का दायित्व है विद्यालय की विकास योजना निर्माण करे, लेकिन ये एसएमसी किस धारा के तहत? तो ये धारा 22
क के तहत ऐसा करेगी। ये पूछा जाए कि एसएमसी का निर्माण किस धारा के तहत किया जाएगा, तो धारा 21 क। और ये पूछा जाए कि 21 क के द्वारा निर्मित एसएमसी के सदस्य विद्यालय के विकास की योजना प्रारंभ करें, बनाए जो कि वर्ष भर काम करेगी, तो दोस्तों उसके अंदर आपका सवाल उत्तर क्या आ जाएगा, धारा 22 क। ये थोड़ा सा बहुत अच्छा सवाल है, इसको विशेष ध्यान दें आप कैसे क्या पूछा जाएगा जी दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें अपन नेक्स्ट जी, ये आपका सवाल धारा 22 सेकंड हो जाएगा उत्तर। फिर शिक्षक के कर्तव्य योग्यता का उल्लेख कौन सी धारा में, शिक्षक के कर्तव्य, यस ये रहे, इसके अंदर दे रखा है छात्र शिक्षक अनुपात जी, इसके अंदर दे रखे हैं कर्तव्य, इसके अंदर दे रखे हैं कोई भी शिक्षक प्राइवेट शिक्षण नहीं करवा सकता, इसके अंदर दोस्तों 10% का है। तो आपका सवाल का जवाब आप खुद तय कर लेना कि कौन सा इसका जवाब होना चाहिए जी दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, शिक्षक के कर्तव्य योग्यताएं हो गई। क्वेश्चन नंबर 51, धारा 26 के अनुसार स्कूलों में कितने प्रतिशत से अधिक पद खाली नहीं रह सकते, तो आपके सवाल का जवाब सीधा थोड़ी देर पिछले वाले में भी मैंने बताया है 10%। आरटी एक्ट के अनुसार शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या कितनी है, ये हो चुका है 45। बालक के अधिकारों का संरक्षण कौन से अध्याय में किया गया, बालक के अधिकारों का संरक्षण अध्याय 6 में। देखो दोस्तों, मैंने जब अध्याय आपको 6 पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि बच्चा कितना वर्ष का स्कूल में प्रवेश लेगा, 6 वर्ष का। तो एक बच्चा कितने साल का जाता है, 6 वर्ष का, तो बच्चे के अधिकार भी किसमें रखती है, 6। तो ये याद करने का तरीका है कि कितने साल का बच्चा प्रवेश लेगा, 6ठे साल में। 6ठे साल में तो बालक के अधिकार और उसके सारे उसके अधिकारों को संरक्षण देने का जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है, उसका उल्लेख कौन से अध्याय में मिलेगा, 2005 में। फिर से याद करवा देता हूँ मैं, अध्याय प्रथम में प्रस्तावना, अध्याय द्वितीय के अंदर आपको वर्णित दिया गया, विस्तृत उल्लेख दिया गया, तीसरे के अंदर समुचित सरकार के अधिकारियों व माता पिता के दायित्व दे रखे हैं, और 4 के अंदर विद्यालय के मानक, शिक्षक के अधिकार, योग्यताएं और कर्तव्यों का उल्लेख है। 5 के अंदर पाठ्यक्रम निर्माण है, अध्याय 5 में है पाठ्यक्रम निर्माण का बात कही गई है, और अध्याय 6 के अंदर बालक, क्योंकि कक्षा 6 वर्ष का बालक प्रवेश लेगा तो अध्याय 6 में बच्चे को प्रवेश रखा गया है, पहली कक्षा में प्रवेश लेगा कक्षा 6 वर्ष का, तो 6ठे अध्याय में बालक को रखा गया। साथ में समुचित सरकार के अधिकारों की बात कही गई, आपस में आपको वापस से रिपीट करवा दिया है मैंने। उसके बाद में आरटीई एक्ट की कौन सी अध्याय में धारा में ये उल्लेख किया गया कि राज्य में प्रत्येक राज्य अपना आरटीई नियमावली बना सके, बिल्कुल सही, ये है सबसे पावरफुल धारा, इसके अनुसार हर राज्य अपने अनुसार चेंज करेगा। इसके अंदर ईमानदारीपूर्ण कार्रवाई केस हो जाए तो इसके अंदर अभियोजन दर्ज किया जाएगा, केस दर्ज किया जाएगा, और इसके अंदर आरटीई को ईमानदारी से लागू करने का प्रयास करेंगे, ईमानदारी से लागू करने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा आरटीई की नियमावली की अधिसूचना कब जारी की गई, आरटीई नियमावली ये रहा 29 अप्रैल 2011, 29 अप्रैल 2010 है 29 मार्च जी दोस्तों, ये रहा 29 मार्च, ये नहीं होगा 29 मार्च 2010 भी 29 अप्रैल दे रखा है, ये पहले लागू हो गया था, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, दिस इज द राइट आंसर आपका 29 मार्च 2011 जी दोस्तों। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो सवाल है, राजस्थान सरकार आरटीई की नियमावली हो गया, राजस्थान में 2011 के कौन से अध्याय में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है, तो विद्यालय प्रबंधन समिति आती है धारा 21 क में, धारा 21 क, और धारा 21 क में आती हैं 12 से लेकर 28, ये बीच में आ गई, और 12 से लेकर 28 तक की धाराएं शामिल हैं दोस्तों अध्याय
4 के अंदर। तो आपका उत्तर समझ में आ गया होगा। इसके अंदर धारा 1 से 2, इसके अंदर 3, 4, 5, फिर से बता देता हूँ, इसके अंदर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 और इसके अंदर 17 धाराएं हैं। कौन सी, कहाँ से लेकर 12 से लेकर 28 तक, और 5वें अध्याय में 29 और 30, 6ठे अध्याय में 31 से 34 और 7वें अध्याय में 35 से लेकर 38। चलो दोस्तों, सारी धाराएं फिर से बता दी हैं। उसके बाद बात करें राजस्थान में कुल कितने भागों में अध्यायों में विभक्त किया गया। राजस्थान को कुल कितने भागों में अध्याय में विभक्त किया गया है, तो दोस्तों 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं राजस्थान में। एसएमसी की साधारण सभा की बैठक कितने दिनों में होनी चाहिए। 1 माह पर, ये कार्यकारिणी की बैठक है, साधारण सभा की बैठक नहीं है। 2 माह में नहीं, 3 माह में त्रैमासिक, बिल्कुल सही, 4 होती हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, 4 माह में नहीं। एसएमसी कार्यवाही की बैठक कितने समय में होनी चाहिए, वर्तमान में उल्लेख है। तो एसएमसी कार्यवाही की बैठकें, कार्यवाही की बैठक प्रत्येक माह में 1 होनी चाहिए, लेकिन कब होनी चाहिए, प्रत्येक अमावस्या पर। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अमावस्या पर। आरटी एक्ट के अनुसार 2000 अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात होना 6 से 8, 6 से 8, ये तो हो गया 1 से 5, ये 6 से 8 और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा जी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका सवाल ये हो गया, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति का स्वरूप है संवैधानिक है दोस्तों। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति का स्वरूप है संवैधानिक जी दोस्तों, ये लो आपका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक। कक्षा 1 से 8 तक बोर्ड परीक्षा नहीं हो तो उसका आर्थिक की धारा 30 में किया गया है, बिल्कुल सही है। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम CCE SIQ पर आधारित, तो इसका उल्लेख SIEQ आधारित जी दोस्तों धारा 29 में। इसको देखिए एक बार ढंग से समझिएगा, धारा 29, इसमें एक तो आपके डाइट, एक SIERT और इनके द्वारा चलाया जाता है CCE पैटर्न। राजस्थान में 2010 से SIQE 5/5/2010 से राजस्थान में स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन की शुरुआत हुई, जिसमें CCE पैटर्न को लागू किया गया। तो यहाँ पर धारा 29 के केंद्र में CCE लगा, 29 ख दोस्तों, ख या 29B, और 29 अंग के अंतर्गत, धारा 29 अंग के अंतर्गत राजस्थान में CCE पैटर्न को लागू किया गया। याद रखिएगा इस पर। तो SIRT डाइट की प्लानिंग धारा 29, CCE पैटर्न और SIQ की धारा 29 के अनुसार है। अब आपके सवाल पर आइए। अगर बात सवाल की करें तो ये सवाल ये देखिए दोस्तों, धारा 29 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं किसी बालक को प्रवेश के विस्तारित कालावधि का RT में क्या प्रावधान है। ये दोस्तों फैक्ट का सवाल है, आपका याद रखिएगा। 6 दोस्तों ये आपका 6 माह तक होगा जी। कितना हो जाएगा, 6 माह तक। कौन से शिक्षा का अधिकार 2009 के संदर्भ में सही नहीं है, तो 2009 की अगर बात करें कि 2009 में कौन सा संदर्भ सही नहीं है, इसका भाग 70 बच्चों के आर्थिक दंड की रक्षा करता है, बिल्कुल सही है। इसका भाग 14, इसका भाग मतलब धारा 14 प्रति व्यक्ति शुल्क व संग्रह का जी नहीं, ये मामला गड़बड़ हो गया। मामला गड़बड़ क्या हो गया कि ये धारा 13 है न कि 14। 14 में तो दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश दिया जा सकेगा, दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश दिया
जा सकेगा। ये जी, ये लीजिए, शिक्षक और निजी ट्यूशन को, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है, ये नहीं है, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा, ये तीनों में से ये राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, शिक्षण शुल्क, तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? शुल्क लेता है जी, तो लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तथा अर्थदंड, ये अर्थदंड और 10 गुना, तो बात तो एक ही होगी, तो ये ऑप्शन नहीं है। लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 20 गुना दंड का, जी नहीं। लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 30 गुना, नहीं। लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क वह 1 साल का, ये भी नहीं है। तो दोस्तों आपका सही हो जाएगा 10 गुना, और 10 गुना तक अर्थदंड, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। शुल्क का 10 गुना अर्थदंड पैसों के रूप में, मतलब अगर कोई विद्यालय किसी बच्चे से कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उस स्कूल को पहले 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, फिर भी नहीं माने तो 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है, और उसके बाद में नहीं माने तो लिए गए शुल्क का 10 गुना आर्थिक जुर्माना, तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आर्थिक जुर्माना तय किया जाएगा। जी दोस्तों, अब बात करते हैं आपके प्रश्न संख्या नेक्स्ट की। अगर नेक्स्ट की बात करें, आरटी एक्ट 2009 की कानूनी प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से समझें। 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। 1 अप्रैल को, बिल्कुल सही बात कह रहा है ये, 1 अप्रैल को लागू हुआ है सब, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर राजस्थान में लागू नहीं, ये बात भी सही है। आरटी एक्ट 2009 को 9 अगस्त 2010 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, ये भी सही है आपकी बात। आरटी एक्ट 2009 को 9 अगस्त की बजाय ये 4 अगस्त को रखा गया था, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा जी। अब बात करते हैं आरटी एक्ट 2009 के अधिनियम की संरचना में कुल कितने अध्याय हैं? जी दोस्तों 7 अध्याय हैं। आरटी एक्ट 2009 के अधिनियम के किस अध्याय? विद्यालय के मानक शिक्षक, जी देखिए मैंने कहा विद्यालय में अक्षर हैं 4, विद्यालय में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 और 4, तो 4 ही इसके अंदर देखो क्या दे रखा है। एक देखो विद्यालय के मानक, एक लो दोस्तों, शिक्षक के अधिकार ये लो दोस्तों, ठीक है, ये 3 दोस्तों, और ये हो गया 4। तो इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, विद्यालय में अक्षर हैं 4, तो विद्यालय है अध्याय 4 में, और 4 में विद्यालय है, उसके अक्षर 4 होने से 4 ही मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पहला विद्यालय के मानक, नंबर 2 विद्यालय के शिक्षकों के अधिकार, उनकी योग्यताएं, और नंबर 4 है उनके दायित्व है। तो ये 4 आपके उसके बिंदु हो गए। बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2015 का उल्लेख है, तो देखो मैंने बताया था कि अध्याय 5 में है पाठ, ये बात तो है किसकी? 5 की, तो इसमें तो आ गया पाठ्यक्रम। अध्याय 3 के अंदर है सरकार व माता पिता, सरकार व माता पिता, ठीक है दोस्तों। अध्याय 4 के अंदर दे रखा है विद्यालय के मानक। तो अब आपको उत्तर मैंने पहले भी बताया है कि बच्चा 6 साल का होगा तब जाएगा, तो उसके अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए बच्चे को 6ठे अध्याय में रख दिया गया। ये टेक्निकली याद करने का तरीका है। राजस्थान में निःशुल्क एवं बाल शिक्षा 2011 के अनुसार प्राथमिक परिषद के प्रमुख होंगे। ये सवाल माफ कीजिएगा रिपीट हो गया है, ये पहले देखिए दोस्तों, ये स्टार्टिंग है मेरी, तो थोड़ा सा मैं भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, ऑफलाइन क्लासों की बात अलग होती है,
लेकिन ये सब कुछ ही अब लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, जैसे तैसे काम निकाल के मैं ये चीज़ें आप तक मुश्किल से पहुंचा रहा हूं। तो बहुत सारी हो सकता है कि पहले 1-2 वीडियो होने के अंदर त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। जैसे जैसे मैं भी अभ्यास करूँगा मैं भी मेरी त्रुटियों को दूर कर लूँगा। तो हो सकता है कुछ बाय मिस्टेक माइनरी मिस्टेक होंगी और तो आप उसको इग्नोर करेंगे, ऐसी अपेक्षा है, क्योंकि आप एक परिपक्व समझदार दिमाग के धनी हो। शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप बात करें जी जी शायद दोस्तों 72 का हो गया था, 72 में आपका ये हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड उत्पन्न नहीं किया जाएगा, ये सही है। 90 बच्चों तक न्यूनतम 3 शिक्षक हैं, ये भी सही है। 200 बच्चों पर 7 अध्यापकों में, ये गलत है। ये 5+1 की व्यवस्था होगी। बालक आयु के सबूत न किसी भी प्रवेश नहीं दिया जा सकता है, ये धारा 14, ये धारा 17 में है, ये अनुसूची है और साथ साथ में धारा 25 में है। ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है जी। उसके बाद अगर बात करें वुड डिस्पेच का घोषणा पत्र 1854 संबंधित है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना, शिक्षा आयोग की स्थापना सबसे पहले शिक्षा के प्रचार की नीति को सुझाव देने के लिए माध्यमिक, तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश के लिए, तो ये दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले शिक्षा के प्रसार की नीति का सुझाव देने के लिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के सभी स्कूलों को कमजोर वर्गों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए जाएंगे, 25 स्थान आरक्षित किए जाएंगे। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की घोषणा किसने की थी, जो 1 अप्रैल 2000 को लागू किया जाएगा, ये श्रीमती राष्ट्रपति महोदय प्रतिभा पाटिल ने। गारंटी अधिनियम की कौन सी सूची का विषय है, आठवीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का विकल्प रखा गया था, तो दोस्तों ये धारा 45, इसमें धारा 45 भाग 4 में यहाँ नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे। अब इन दोनों का दोस्तों मुझे पता नहीं है इसमें क्या रखा गया था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस नहीं है जी। उसके बाद देखिए आप अगर बात करें 79, हमें एक ऐसा बाबू तैयार करना है जो शक्ल सूरत में भारतीय तथा अक्ल से अंग्रेज हो, ये मिस्टर लॉर्ड मैकाले ने कहा था 1835 में। उसके बाद करें 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक का शिक्षक छात्र अनुपात हो जाएगा, शिक्षक छात्र अनुपात हो जाएगा। ये दोस्तों रीट 2017 में आया हुआ सवाल है, तो छात्र शिक्षक अनुपात की जगह यहाँ पूछ लिया गया है शिक्षक छात्र, तो पहले शिक्षक आएगा, तो शिक्षक 1 होता है। और 6 से 8 के लिए बात करें तो 1:35 की आ जाएगी बात। संविधान की किस धारा के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है, किस धारा के अंतर्गत, अध्याय 2 में बात कर रहा है ये,
अध्याय 2 में, और अध्याय 2 में धारा 3 से प्रारंभ है, पहले सवाल करवा चुके हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों सवाल नंबर नेक्स्ट जो आता है आपका, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार 3 की धारा 6 से 11 तक संबंधित है। स्थानीय प्राधिकारी का दायित्व, माता पिता का दायित्व, समुचित सरकार का दायित्व, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर से निःशुल्क अनिवार्य भाग 3 की धारा 6 से 11 तक संबंधित है। स्थानीय प्राधिकारी का दायित्व, माता पिता का दायित्व, समुचित सरकार का दायित्व है। तो ये आपका उपरोक्त सभी उत्तर आ जाएगा। निःशुल्क सरकार का भी है, माता पिता का भी है, स्थानीय प्राधिकारी का भी दायित्व है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 14 में प्रावधान 14 की बात करें, प्रवेश के लिए बालक की आयु का ये होता है दस्तावेज के आधार पर। जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्री अधिनियम 1986 के नियम के अनुसार सरकार द्वारा तय किए गए किसी भी दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र न होने पर भी किया जाएगा। तो कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें सी, 3 नंबर उत्तर सही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 84 की, शाला मानचित्रण का उद्देश्य शिक्षा से वंचित बच्चों की मांग के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना, बालक बालिकाओं, अभिभावकों, सामाजिक शिक्षा व भौतिक संसाधनों को जन सहभागिता पूर्वक अलग से, ये दोस्तों सारे होते हैं। इसकी आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके संबंधित सवाल नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना, सारे इसमें आएंगे ये उपरोक्त सभी। माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का दायित्व निभाएगा। देखिए दोस्तों इस सवाल की अगर बात करें तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया, मूल कर्तव्य बनाया गया, जिसमें भारतीय अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाने के लिए अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा अनुच्छेद 51 क और क के अलावा 11वां अक्षर क्या आ जाएगा, के या ट के अनुसार। शिक्षा का गारंटी अधिनियम 29 को नोडल एजेंसी के रूप में ये जी दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान को नोडल एजेंसी बनाया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सवाल 2021 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्य, विद्यालय के अध्यापक, स्कूल में प्रवेश प्राप्त बालकों के अभिभावक ये होते हैं, प्राधिकार निर्वाचित सदस्य ये भी होगा, विद्यालय के अध्यापक ये भी होंगे। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई है? विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की कुल संख्या 16 निर्धारित की गई है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। पहला सदस्य होता है एसएमसी की बात कर रहा हूं मैं, पहला सदस्य होता है विद्यालय का एचएम, और ये विद्यालय का एचएम होता है स्कूल का सचिव। स्कूल का क्या होता है? सचिव। एक सदस्य होता है दोस्तों निर्वाचित अध्यापक सदस्य, निर्वाचित अध्यापक सदस्य। एक सदस्य होता है छात्र प्रतिनिधि सदस्य, छात्र प्रतिनिधि सदस्य, छात्र प्रतिनिधि सदस्य। उसके बाद में इसमें भी महिला को प्रमुखता दी जाएगी, इसमें भी छात्रा को प्रमुखता दी जाएगी। और अगर उस स्कूल के अंदर टीचर्स में से आपके महिला अध्यापक नहीं है, तब किसी दूसरे स्कूल से तो उधार तो मांग के लाएंगे नहीं कि नहीं है कि भाई हमारी में तो नहीं है सर, हम कहाँ से लाएं, तो उसको आपको विशेष ध्यान देना नहीं है। और अगर लड़कियां नहीं है तो भी नहीं है, अब ऐसा किसी की मांग के तो नहीं लाएंगे दूसरे स्कूल से। और ये कक्षा 8 की होगी, कक्षा 8 की होगी। उसके बाद में देखिए सदस्य 2 सदस्य होते हैं।
एक सदस्य स्थानीय सदस्य होगा जो मनोनीत होगा, और एक सदस्य स्थानीय विधायक द्वारा मनोनीत होगा। एक तो ये व्यवस्था होगी, एक नंबर। अगर ये व्यवस्था नहीं है तो दूसरी व्यवस्था, ये सदस्य नहीं मिले गांव में, तो दोनों सदस्य एमएलए के द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं, मनोनीत किए जा सकते हैं। इनमें से एक सदस्य अभिभावकों की तरफ होगा, जो ये होगा, और एक सदस्य स्कूल संख्या वाली सदस्यों संख्या में होगा, स्कूल की तरफ से काम करेगा। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 और ये 4। तो 4 तो हो गए विद्यालय प्रबंधन के सदस्य, विद्यालय प्रबंधन की तरफ से, विद्यालय प्रबंधन की तरफ से। और 12 सदस्य हो गए इसके अंतर्गत किसकी तरफ से? आपके स्थानीय अभिभावक सदस्य। स्थानीय अभिभावक सदस्य, ठीक है। तो टोटल हो गए आपके 16 सदस्य। जी दोस्तों, ये आपका एसएमसी के बारे में बता दिया मैंने। 12 सदस्यों में से एक अध्यक्ष पद बनाए, अध्यक्ष निर्वाचित होगा, उसके बाद दोस्तों देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, किसकी सिफारिश थी? जी दोस्तों, ये सार्जेंट आयोग की सिफारिश थी। अब प्रश्न संख्या देखते हैं दोस्तों 90। आरटीई के तहत कक्षा 6 से 8 वर्ष तक के एक शैक्षिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या होगी। अनुसूची के अंदर आपने पढ़ा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में 1 से 5 40:1 तो शिक्षक और 200 दिन 800 घंटे और 4 घंटे पर डे। 6 से 8 की बात कर रहा है ये, 6 से 8। तो 6 से 8 की बात मैंने आपको फैक्ट बताया था 220 दिन। तो 6 से 8 की बात करें तो 220 दिन 1000 घंटे 4.5 घंटे पर डे। शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम का घटक है स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा अधिकार 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 ये हो गया, आपका उत्तर हो जाएगा यूजीसी का गठन किया गया, यूजीसी का गठन किया गया आपका। जी दोस्तों, यूजीसी का गठन किया गया 1952-53 में।
दोस्तों 1956 में यूजीसी ने वास्तविक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। आरटी एक्ट के छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख है धारा 25 में। किस अध्याय में पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के दायित्व, किस अध्याय में? अध्याय 5 में। विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यकारिणी समिति की बैठक में गणपूर्ति कितने सदस्यों की होगी? 1/3 सदस्यों की गणपूर्ति चाहिए। कौन सी कक्षा के सभी विद्यार्थियों हेतु राज्य के शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षण शुल्क से मुक्त किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 200 बालकों व शिक्षकों की संख्या होगी। तो दोस्तों 200 बालकों व शिक्षक संख्या होगी आपकी, ये लीजिए 5। कितने किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए? 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। कौन सा व्यवहार, ये थोड़ा सा साइकोलॉजी से संबंधित सवाल टाइप हो गया। कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? तो बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता, नैतिकता करते हैं। स्वलीनता में बालक जिद को दर्शाता है, तो भावनात्मक व्यवहार नहीं प्रदर्शित करता। तो ये आपके 100 सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं अभी। देखिए दोस्तों, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको इसी पैटर्न में, पहले टॉपिक में मैंने आरटी एक्ट को समझाया है, दूसरे टॉपिक में आरटी एक्ट का संरचना को समझाया, और तीसरे टॉपिक में आपको मैंने दोस्तों यहाँ पर इससे संबंधित सवाल है। नेक्स्ट जो आपके पास वीडियो आएगा वो आएगा एनसीएफ 2005। आरटी एक्ट पर अब तक का बनाया गया ये सबसे बड़ा वीडियो होंगे आपको। और जहाँ तक मैंने मूल आरटी एक्ट को पूरा पढ़ा है, और मूल आरटी एक्ट में जो भी मुझे लगा जहाँ तक कि बच्चों के लिए जो क्या आवश्यक होना चाहिए, तो आप रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 और आपका स्कूल मैनेजमेंट ग्रेड 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी महत्वपूर्ण ये सवाल हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने पूरा मैंने कर दिया है, उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको थोड़ा ध्यान से दिमाग में रखिएगा, और मैंने स्पीड को इतना रखा है कि आप आसानी से इनको लिख सकते हैं। सबसे खास बात, आपको जो नेक्स्ट वीडियो की सूचनाएं हैं वो समय समय पर देता रहूँगा। आप साइकोलॉजी बाय सांगवान सर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। साइकोलॉजी बाय सांगवान सर ही मेरा आपके सामने वो क्या बोलते हैं टेलीग्राम ऐप आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसके साथ मेरे फ़ोन नंबर के साथ में, और उसके साथ साथ सुरेंद्र सांगवान के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो मैं फेसबुक पर उपलब्ध हूँ। तो जो भी आप अपने सदस्य, और साइकोलॉजी बाय सांगवान सर ही मेरा फेसबुक पेज है, तो आप उसको भी लिंक रहिए, आप अपडेट रखिए, स्वस्थ रहिए, घर रहिए, आराम से रहिए। धन्यवाद।